हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि हुर्सल के बारे में। ठीक है, तो हुर्सल के कुछ नोट्स आप लोगों को देंगे। ठीक है, और कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो 2021 का और 2020 का 2022 का, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन हुर्सल से नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार हो सकता है इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को पूछेगा और क्या क्या कीवर्ड्स रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कीवर्ड को अगर दिमाग पर बिठा लोगे तो आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों को दो किताब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश का भी बताऊंगा। ठीक है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखें और अपना फीडबैक देकर जाइए। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। और ये हमारा हर वीक मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो वीक में 4 डेज हमारा टेस्ट हो रहा है, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हर वीक मॉक टेस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक बोलकर एक रहेगा। ठीक है, तो उसको क्लिक करके आप लोग कुछ डिटेल से वो फिल कर दीजिए। ठीक है, और एक पेमेंट है तो आप लोग उसको क्यूआर कोड दिया हुआ है तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हो। ठीक है, तो वो टेस्ट दिसंबर 2022 का एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है। ठीक है, फरवरी टू मार्च में। तो जब तक ये कंडक्ट नहीं हो जाते तब तक ये टेस्ट लगातार हमारा चलते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जनवरी का शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, तो जब जनवरी खत्म हो जाएगा तो फरवरी का शेड्यूल भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट है। ठीक है, तो 20 जनवरी। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे तो आप लोग 20 जनवरी से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इस कोर्स को एनरोल करोगे तो आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर 1 का जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को 3500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, और ये मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो। ठीक है, तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज हुर्सल। राइट, तो इसका डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ या फिर उसके मृत्यु की तारीख क्या है। ठीक, तो हम लोग पहले बात करेंगे कि हुर्सल के जो किताब है, बुक्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग 5 बुक्स के नाम बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा भी, तो आप लोग एक बार गूगल पर सर्च कीजिए कि हुर्सल्स वर्क या फिर हुर्सल्स बुक्स नेम। तो आप लोगों के और भी बहुत सारे बुक्स का नेम पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो मेन मेन उसका ग्रंथ है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला है लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब दूसरा है कि कार्टेशियन मेडिटेशन। ओके, अब तीसरा है फिलोसफी ऑफ अरिथमेटिक। ओके, अब चौथा है फॉर्मल एंड ट्रांसेंडेंटल लॉजिक।
ओके, अब पांचवा है कि द क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंस एंड ट्रांसेंडेंटल फेनोमेनोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 जो ग्रंथों मैंने यहाँ पर बताया है, तो आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मीनिंग के बारे में। ठीक है, तो हुर्सल ने मीनिंग के बारे में कहा है कि मीनिंग इज द इंटेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, मीनिंग इज इन द intentional relationship between the mind and the world। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टर्म को यूज किया है, इंटेंशनल। ठीक है, तो इंटेंशनल के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल या फिर इंटेंशनलिटी। ओके, तो इंटेंशनलिटी इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले ब्रेंटानो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ब्रेंटानो के इस जो इंटेंशनलिटी जो टर्म है उससे हुर्सल ने प्रभावित हुआ था। ठीक है, उसका इंटेंशनलिटी टर्म को हुर्सल ने अपने दर्शन पर इस्तेमाल किया है। राइट, तो अगर आपको पूछा जाए कि इंटेंशनलिटी के जो टर्म है वो हुर्सल ने कहाँ पर किससे लिया है या फिर किससे बोरो किया है, तो वो ब्रेंटन हो जाएगा। राइट, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, तो पहला हम लोग जान लेते हैं कि ब्रेंटन ने इंटेंशनलिटी को किस तरह से उन्होंने अपने दर्शन पर या फिर अपने साइकोलॉजी पर कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। राइट, और हुर्सल का जो इंटेंशनलिटी है वो उससे क्या अलग है, ठीक, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ब्रेंटनो ने इंटेंशनलिटी को कहा है कि इंटेंशनलिटी कंसिस्ट इन ए सर्टेन काइंड ऑफ डायरेक्टेडनेस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस अपॉन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या कहा कि इंटेंशनलिटी consist in a certain kind of directedness of our consciousness upon an object। ठीक है, तो हुर्सल ने यहाँ पर बोला है कि जो हमारा बहुत सारे एक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के बिना ही रहते हैं। राइट, मैनी एक्ट्स हैव नो ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप लोगों को हिलुसिनेशन के बारे में पता है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं ये सारे एक्ट तो है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेसिस नहीं है। राइट, या फिर हम लोग पेगासस, राइट, जो पक्षीराज घोड़ा, राइट, तो पक्षीराज घोड़ा वो तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। राइट, तो वो जो एक्ट है या फिर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है। राइट, तो हुर्सल ने आर्गू किया है
ओके, अब हुर्सल ने ये जो इंटेंशनलिटी को बोला है, ठीक है, इंटेंशनलिटी को उन्होंने कहा है कि अबाउटनेस, राइट, इंटेंशनलिटी मतलब अबाउटनेस। ओके, और इसका उन्होंने थ्री मेजर मोड्स के बारे में बात किया है, ठीक है, इंटेंशनलिटी का। तो वो कौन कौन सा है? परसेप्शन, इमेजिनेशन, और तीसरा है सिग्निफिकेंस। ओके, तो ये तीनों अपने कॉपी पर लिख लीजिए। और हुर्सल ने ये इंटेंशनलिटी को, ठीक है, एक रिलेशनशिप में कहा है कि रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस एज टुवर्ड्स थिंग्स, whether these things are directly given or meant only in their absence। ठीक है, उन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस as towards things, whether those things are directly given or meant only in their absence। ठीक है, मतलब क्या है कि absence, कि जो इंटेंशनलिटी है वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं, एक थिंग्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस एज ए थिंग्स, ठीक है। तो वो थिंग्स है जहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, ठीक है, या फिर उसका एब्सेंस पर भी रहते हैं, राइट। तो और ब्रेंटन ने क्या कहा कि जो इंटेंशनलिटी है वो एक कॉन्शियसनेस के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टनेस के ऊपर जाते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ डायरेक्टनेस के ऊपर जाते हैं, हमारा जो कॉन्शियसनेस है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और हुर्सल ने आर्गू किया है कि ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं रहता है, राइट। तो अबाउटनेस उन्होंने कहा है हुर्सल ने, और हुर्सल ने थ्री मेजर मोड्स के बारे में बात किया है इंटेंशनलिटी का: परसेप्शन, इमेजिनेशन और सिग्निफिकेंस, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इंटेंशनलिटी ये एक रिलेशनशिप रहता है कि कॉन्शियसनेस एज टुवर्ड्स थिंग्स के बारे में, ठीक है, जहाँ पर थिंग्स क्या है कि वो डायरेक्टली गिवन रह सकता है या फिर उसके एब्सेंस भी रहता है, राइट, एब्सेंस भी रह सकता है। ओके, तो ये सारे आप लोगों ने अपने कॉपी पर लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हुर्सल का जो फेनोमेनोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक मार्लू पोंटे ने फेनोमेनोलॉजी के बारे में कहा है कि फेनोमेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एसेंस, ठीक है। उसका जो फेनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन जो ग्रंथ है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने ये कहा है। तो ये भी एक लिख लीजिए, आपको शायद एक बार पूछा जा सकता है। ठीक है, मार्लू पोंटी, उसका जो किताब है वो, उसका नाम क्या है कि फेनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन। ठीक है, इस किताब में उन्होंने कहा है कि फेनोमेनोलॉजी इज द
स्टडी ऑफ एसेंस। ठीक है, तो ये कोटेशन आप लोग लिख लीजिए, ये मॉरली पोंटी का है। ठीक है, अब हुर्साल के कुछ कोटेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो आप लोग मेरे साथ ही साथ लिखते जाइए कि हुर्सल का एक कोटेशन है, द वे टू स्टडी फिलोसफी is to study consciousness। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जिस तरह से फिलोसफी को स्टडी कर रहे हैं वो एक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। ओके, अब दूसरा लिखते हैं, एसेंसेस कैन बी सीन जस्ट एज टोन्स कैन बी हर्ड। ठीक है, अब तीसरा हम लोग लिखते हैं कि फिलोसफी बी founded as a rigorous science। ठीक है, तो ये तीनों कोटेशन आप लोगों ने अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, एक अगर इससे अगर पूछ लिए तो आप लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे। ओके, तो अब हम कलर को चेंज कर लेते हैं। तो अब हम लोग हुर्सल का जो फेनोमेनोलॉजी है उसका एम क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, रुको स्लाइड को चेंज कर लेते हैं। एम ऑफ हुर्सल्स फेनोमेनोलॉजी। ओके, तो हम लोग एक दो करके लिखेंगे यहाँ पर नंबरिंग के साथ। तो हुर्सल का जो फेनोमेनोलॉजी है, ठीक है, उन्होंने चाहते हैं कि जो फिलोसफी है वो एक रिगोरियस साइंस हो। ठीक है, और जो प्री सपोजिशन लेस हो। ठीक है, ये दो आप लोग अपने दिमाग पर बिठा लीजिए। एक कि रिगोरियस साइंस उन्होंने करना चाहते हैं, और दूसरा क्या है कि वो प्री सपोजिशन लेस करना चाहते हैं। राइट, जो हमारे पूर्व स्वीकृति है उसको वो खंडन करना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, टू अटेन द इंट्यूटिव एप्रीहेंशन of essence of a phenomena। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि टू अटेन द इंट्यूटिव एप्रीहेंशन ऑफ एसेंस ऑफ ए फेनोमेना। ठीक, किसी भी घटना का वो जो सार होता है, ठीक है, उसका इंट्यूटिव एप्रीहेंशन अटेंड करना। ओके, अब दूसरा लिखते हैं, टू डिस्कवर द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का
फाउंडेशन का डिस्कवर करना चाहते हैं। ठीक है, अब तीसरा लिखते हैं टू ले बेयर द स्ट्रक्चर which constitutes the essence of logical concepts। ठीक है, जो स्ट्रक्चर होते हैं ठीक उसका लेबेयर करना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट्स विद द एसेंस ऑफ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के द्वारा। ठीक है, अब चौथा लिखते हैं टू टेक न्यूट्रल पोजीशन। with respect to the state of consciousness। ठीक है, अब फिलोसॉफी एज ए रिगोरियस साइंस। राइट, टू ब्रैकेट presuppositions। ओके, तो ये सारे हुर्सल का एम है फेनोमेनोलॉजी का। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने अपने कॉपी पर लिख लीजिए। पहला क्या है कि टू अटेन द इंट्यूटिव एप्रीहेंशन ऑफ एसेंस ऑफ ए फेनोमेना। ठीक है, और दूसरा क्या है कि टू डिस्कवर द फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और तीसरा क्या है कि टू ले बेयर द स्ट्रक्चर व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ ए लॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब पांचवा क्या है कि टू टेक न्यूट्रल पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और पांचवा क्या है कि फिलोसॉफी एज ए रिगोरियस साइंस वो करना चाहते हैं। और छोटा क्या है कि द ब्रैकेट टू ब्रैकेट प्री सपोजिशंस। ठीक है, तो जितना सारा प्री सपोजिशन है उसको लेस करना चाहते हैं, उसको ब्रैकेट करना चाहते हैं, उसको रिडक्शन करना चाहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इपोक के बारे में। ठीक है, तो हुर्सल ने इपोक के बारे में बात किया है। ठीक है, तो इपोक के उन्होंने दो तरह से इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इपोक को उन्होंने कहा है कि ये फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है। ठीक है, इपोक या फिर फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। ठीक है, इसका और एक नाम है फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। ठीक है, अब इपोक के बारे में उन्होंने कहा है कि सस्पेंशन ऑफ द एम्पिरिकल एंड मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशन। ठीक है, मतलब अनुभविक और तत्वमीमांसीय प्राकल्पनाओं का स्थगन करना। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ द एम्पिरिकल एंड metaphysical presupposition। ठीक है, अब दूसरा जो उन्होंने इपोक के बारे में कहा है वो एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में कहा है कि सस्पेंशन ऑफ जजमेंट्स
रिगार्डिंग existence of object। ठीक है, ये जो कहा है वो एक रेस्ट्रिक्टेड सेंस में कहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, उन्होंने दो पोस्टुलेट्स के बारे में बात किया है। ठीक है, जो है नोएसिस एंड नोएमा। ठीक है, तो नोएसिस क्या है और नोएमा क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नोएसिस और नोएमा। ठीक है, तो नोएसिस है एन एंटिटी कमिंग फ्रॉम ए सब्जेक्टिव कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, जो सब्जेक्टिव कॉन्टिन्यूटी से एक एंटिटी आते हैं उसको नोएसिस कहा जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव कॉन्टिन्यूटी से एक एंटिटी आते हैं, ठीक है, उसको नोएमा कहते हैं। तो नोएसिस क्या है कि एन एंटिटी कमिंग फ्रॉम ए सब्जेक्टिव continuity ओके, और नोएमा क्या है? एन एंटिटी कमिंग फ्रॉम ए ऑब्जेक्टिव continuity। ठीक है, ये दो पोस्टुलेट्स को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, नोएसिस और नोएमा, और लास्ट में उन्होंने इन दो पोस्टुलेट्स को भी उन्होंने रिड्यूस किया है, ब्रैकेटिंग किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिडक्शन हम लोगों ने कहा है, तो रिडक्शन उन्होंने उसका अगर दर्शन को हम लोग देखेंगे तो 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला है फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन, दूसरा है ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन और तीसरा है इडेटिक रिडक्शन। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं कि फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। और दूसरा है ट्रांसेंडेंटल। अब तीसरा है इडेटिक। अब फेनोमेनोलॉजिकल जो रिडक्शन है वहाँ पर क्या होता है कि जो चेतना मनोवैज्ञानिक से मुक्त होता है, राइट। तो हमारा जो चेतना है वो मनोवैज्ञानिक से मुक्त होने का जो विधि है वो फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन पर बताया गया है। ठीक है, रिडक्शन मतलब उपचयन, अपचयन। ठीक है, तो अगर रिडक्शन आप लोगों को अर्थ जानना है तो ये हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया गया है अपचयन के नाम से। ठीक है, और जो ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन है वो क्या है? तात्विक अपचयन। और जो एडिटिक रिडक्शन है वो क्या है कि मूर्तकल्पी अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन पर जो मनोवैज्ञानिक जो स्तर है, ठीक है, चेतना मनोवैज्ञानिक से मुक्त होता है। और दूसरा जो है, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन, यहाँ पर क्या है कि आत्मनिष्ठ आंतरिकता से मुक्त होता है। ठीक है, और इडेटिक रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो विषय है एक चेतना के बंधन से मुक्त होकर वो सामान्य भाव के रूप में प्रतिष्ठित होना। ठीक है, जो फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है वो मनोवैज्ञानिक स्तर से मुक्त होता है। अब ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन में क्या होता है कि जो आत्मनिष्ठ आंतरिकता है, ठीक है, उससे वो मुक्त होता है। अब इडेटिक रिडक्शन क्या है कि विषय एक चेतना के बंधन से मुक्त होकर वो सामान्य भाव के रूप से प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने लिख लीजिए या फिर अपने कॉपी पर अपने दिमाग पर बिठा लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि
हुसैन ने क्रिटिसाइज किया था। कुछ टर्म्स के यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया है नेचुरलिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सब्जेक्टिविज्म एंड रिलेटिविज्म। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों ने दिमाग पर बिठा लीजिए कि नेचुरलिज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, हिस्टोरिज्म को इसको भी क्रिटिसाइज किया है, और सब्जेक्टिविज्म के बारे में उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और रिलेटिविज्म को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि किताब के बारे में। ठीक है, जो किताब आप लोगों ने, आप लोग बहुत बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं बता देता हूँ कि इस जो यूनिट 6 है, ठीक है, इसके लिए आप लोगों को, अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ये जो कॉन्टेम्पोररी वेस्टर्न फिलोसफी का बुक है, ठीक है, डॉक्टर NP तिवारी का, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब नेट सेट का जो सिलेबस है वो सारे कवर कर चुका है। ठीक है, NP तिवारी का मोतीलाल बुक से ये पब्लिश किया गया है। ठीक है, और एक अगर हिंदी में आप लोग चाहते हैं तो ये समकालीन पाश्चात्य दर्शन, ठीक है, कॉन्टेम्पोररी वेस्टर्न फिलोसफी, बसंत कुमार लाल का जो बुक है। ठीक है, तो शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये दो किताब आप लोगों ने देख सकते हो। ठीक है, तो इस यूनिट के लिए, यूनिट 6 के लिए। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी आप लोगों को, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली प्रोवाइड करते हो। ये मेरा टेलीग्राम ID है। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं काम कर रहा है तो आप लोग सिंपली सर्च कीजिए टेलीग्राम ऐप्स को ओपन करके, फिलोसॉफिकल स्टडी। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और तो उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब कमेंट सेक्शन पर अपना फीडबैक देकर जाओ। ठीक है, आपका फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी सारे बहुत वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो और जाते जाते एक बार, अगर आप लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दो यार। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।